तो देखो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का कोर्स। ठीक है, तो क्लास 11th के कोर्स में सबसे पहले हमारे पास जो है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, जैसे मेरे आसपास मेरी सराउंडिंग में जितना भी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किस में आती है, फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th का, तो 11th के फिजिक्स में जैसे देखो आपको पता है कि दिन आता है, उसके बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन होता है, दिन के बाद फिर रात होता है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के बाद दिन रात, इस चीज का क्या है, बार बार रिपीट होना। इसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स से। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो हमारे यहाँ पे आसमान में रेनबो बनता है, वो भी किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी, वो भी किससे एक्सप्लेन होती है, फिजिक्स से। ठीक है, तो जितने भी हमारे नेचर में आसपास जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमारे आसपास, वो सारे के सारे किसके द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं, फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे नेचर के अंदर आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं, फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले पढ़ते हैं साइंस, कि साइंस क्या होता है। क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है साइंस, तो साइंस के अंदर क्या आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। ठीक है, एक ही बुक। बट यहाँ पे आप 11th में क्या पढ़ोगे, तीनों का अलग अलग पढ़ोगे। तो फिजिक्स जो है वो किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो साइंस है वो होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो साइंस का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, नॉलेज। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज गेन करना। अब नॉलेज गेन ऐसे नहीं करना कि भाई किसी ने कुछ भी कह दिया कि ये चीज नेचर के अंदर ऐसे होती है और आपने मान लिया, वो नॉलेज गेन कर लिया, वो साइंस नहीं है। साइंस में नॉलेज गेन करना एक सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे, सिस्टमेटिक तरीके से या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो आप नॉलेज को गेन करते हो, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी साइंस। ठीक है, और उस सिस्टमेटिक नॉलेज को समझने के लिए हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है आपके पास, हमारे पास सबसे पहले क्या आया, नंबर आया, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑपरेशंस पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर करना, क्यूब करना। उसके बाद क्या है हमारे पास, इक्वेशंस आए। ठीक है, तो ये क्या है, नॉलेज हमने गेन की कैसे, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने नॉलेज गेन किया। ऐसे तो नहीं है ना कि भाई पहले हमने स्क्वायर रूट सीख लिया फिर बाद में हम नंबर सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, साइंस। ठीक है, और साइंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम नेचर से रिलेटेड जो नेचुरल फिनोमिनाज है उसके बारे में स्टडी करते हैं, या उन नेचुरल फिनोमिनाज से रिलेटेड जो लॉज हैं या रूल्स हैं उनके, उसको क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिनाज हो गए, उनके जो रूल्स हो गए, उनके जो लॉज हो गए, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जितने भी जो अभी मैंने बताए थे कि दिन का होना, रात का होना, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद दिन होता है, फिर रात, दिन रात, सर्दी का होना, गर्मी का होना। ठीक है, और जैसे आसमान में रात को आप देखते हो तारे चमकते हैं, और जो आपका रेनबो बनता है, जो आपकी ज्वालामुखी, ये सारे के सारे जो फिजिकल नेचुरल जो फिनोमिनाज है किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किए जाते हैं, फिजिक्स के बेसिस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि इसके कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है जो हमारे आसपास नेचर में जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उनको किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, फिजिक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या आता है, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, ठीक है,
तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं, पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, फिर हम उसको डीपली और डीपली हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम उसको डीपली पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। जो नॉलेज हमने गेन की है ना उसको और अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब उसको एक डीपली हम पढ़ेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस देंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या है, साइंटिफिक मेथड है। मतलब हम एक सिस्टम से चलेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो साइंटिफिक मेथड के क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे, जैसे मान लो मैं ही हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे नेचर के अंदर कुछ भी चीजें हो रही है उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, मेरी आंखों से देखूंगा, तभी तो उसके बारे में मैं सोचूंगा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि किसी भी झरने से ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, ठीक है, या किसी हाइट से या किसी स्लोप से पानी फ्लो करके आ रहा है, तो ये चीजें सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है स्टेप्स के अंदर, ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हो, तो उस चीजों को ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे, फिर वही चीजें आप कहां पे करने की कोशिश करोगे, लैब के अंदर। ठीक है, तो उसके वही प्रोसेस को हम कहां पे करवाना चाहेंगे, लैब के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जब हम करवा लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पानी का एग्जांपल ले रहा था, मैंने क्या किया, पहले बाहर देखा झरने से पानी गिर रहा है ऐसे वर्टिकली, किसी स्लोप से ऐसे पानी फ्लो कर रहा है। अब वही चीज ऑब्जर्व करके मैं आया लैब में, लैब में मैंने क्या किया, पानी को फ्लो करवाया। ठीक है, वहां तो मैं ऑब्जर्व कर सकता था, अब उस चीज को मैं एक्सपेरिमेंटली करके देख रहा हूं लैब के अंदर। ठीक है, कैसे, मैंने क्या किया, पानी को ऊपर से डाला, नीचे नीचे आ रहा है, यही चीज मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, उसके ऊपर पानी डाला, बट अब पानी फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, ऐसे इंक्लाइन किया, तो पानी क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करके देखे, कुछ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मतलब लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, एनालिसिस आता है। ठीक है, एनालिसिस, दो एनालिसिस करते हैं हम। एक क्या आता है हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है, और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी पानी, ये जब पानी फ्लो कर रहा था, मतलब यहां से यहां पे जब पानी फ्लो कर रहा था, मैंने ऐसे इंक्लाइन किया। ठीक है, तो वो पानी फ्लो क्यों कर रहा है। ठीक है, वो पानी फ्लो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो चीज हम किसमें करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या पढ़ लिया कि वो पानी फ्लो कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं ये पता लगाऊंगा कि वो पानी कितना फ्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जब हॉरिजॉन्टल सरफेस था तब पानी डाल रहा था, पानी फ्लो नहीं कर रहा था, मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया कुछ थीटा एंगल से सॉरी, तो पानी क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया। अब मैंने क्या किया, इस थीटा एंगल को इंक्रीज कर दिया, तो जैसे ही मैं इस स्लोप को इंक्रीज करूंगा तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अब पानी की अमाउंट जो फ्लो करेगी कुछ ज्यादा होगी। तो यहां पे मैं किससे डील कर रहा हूं, क्वांटिटी से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग होता क्या है, तो देखो अभी मैंने यहां पे क्या देखा कि मैं जैसे जैसे थीटा चेंज करूंगा तो पानी क्या है, ज्यादा फ्लो करता जाएगा। ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो चीज है जो हम बता रहे, थीटा को चेंज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी। तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है आपका, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मतलब एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं। उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कितना पानी फ्लो करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो क्या कहलाता है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब जब हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लिया
उसके बाद क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि जब लोग यहां तक मानते नहीं है, लोग कहते हैं अच्छा आपने यहां तक ये प्रूव कर दिया, मैं आपने फॉर्मूला निकाल दिया तो ठीक है, अब भविष्यवाणी करके बताओ, प्रिडिक्ट करो चीजों। तो उसके बाद क्या आता है, प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन में क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल F इज इक्वल्स टू एम ए। आप लोगों ने पढ़ा F इज इक्वल्स टू एम ए, F फोर्स, M मास, A एक्सेलरेशन। मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जिसका मास कितना है, 1 kg। ठीक है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले ली जिसका मास कितना है, 1 kg, उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, सपोज मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया 2 न्यूटन। ठीक है, अभी जस्ट मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 kg है, उसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 2 न्यूटन, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये मैंने प्रेडिक्शन किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं 1 किलो मास की लेता हूं और उसके ऊपर अगर 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये मैंने प्रेडिक्ट किया किसके बेसिस पे, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे। तो देखो उसके बाद क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है उसको फिर वेरीफाई किया जाता है। तो यहां तो मैंने जस्ट प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, अब मैं क्या करते हैं इसको यहाँ पे वास्तव में वेरीफाई करके देखते हैं कि कोई भी 1 किलो की मास की ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या वास्तव में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन वास्तव में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो जो हमने यहाँ पे थ्योरी दी है, ये स्टेप्स फॉलो करके जो हमने थ्योरी दी है वो क्या हो जाएगी, आपकी वेरीफाई हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप आपका क्या है, वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी सही है तो क्या हो गया, आपने एक नई थ्योरी दे दी। अगर ये गलत है, ठीक है, वेरीफाई नहीं हुई, तो आपकी थ्योरी क्या है, यहाँ पे गलत। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। देखो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टू प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के हमारे 2 बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, वो क्या है, एक आपका यूनिफिकेशन है और दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन क्या होता है कि जैसे मान लो आपके बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो अलग अलग आपके नेचुरल फिनोमिनाज है। इन अलग अलग नेचुरल फिनोमिनाज को अगर मैं सिर्फ एक लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन। फिर से सुनना, अगर अलग अलग नेचुरल फिनोमिनाज को मैं सिर्फ एक लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक लॉ की हेल्प से जब हम अलग अलग नेचुरल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करें तो ये क्या कहलाता है, आपका यूनिफिकेशन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उनको यूनिफाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को आप कुछ हाइट से रिलीज करो, तो जैसे आप कुछ हाइट से रिलीज करोगे तो वो बॉल नीचे जाएगी अर्थ की तरफ, अर्थ उसको खींच रही है। ठीक है, किस फोर्स से ले रही है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो जब किसी भी बॉल को हमने किसी हाइट से रिलीज किया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ उस गेंद को अपनी तरफ खींच रही है। और ये कहां से आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को मैं किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी हेल्प से। मैं दूसरा एक फिनोमेना लेता हूं जो हमारे नेचर के अंदर है। जैसे मान लो हमारे मेरे पास सन है और सन के चारों तरफ क्या चक्कर काट रहा है, अर्थ। ठीक है, तो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास प्लेनेट है, प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर काट रही है। ठीक है, तो मतलब प्लेनेट्स उनके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो भी किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे। तो ऐसे अलग अलग हमारे नेचर के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग नेचुरल फिनोमिनाज, उसको अगर हम सिर्फ एक लॉ की हेल्प से अगर एक्सप्लेन करें तो वो क्या कहलाता है, आपका यूनिफिकेशन। दूसरा आपका आता है रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म में क्या होता है, हमारे पास जब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, ठीक है,
उसको एक साथ समझना पॉसिबल ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में समझते हैं। ठीक है, उसको रिड्यूस करके टुकड़ों में हम उसको समझते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रिडक्शनिज्म। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देखूं कि आप जब मेरे को कोयला से, जो आपका कोयला होता है उससे मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझूंगा कैसे। देखो, सबसे पहले आप कोयला को बर्न करो, कोयला को बर्न करोगे, उसको जलाओगे, तो उसमें से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कोयला को अगर हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल प्रोसेस होगी, मतलब आपका कार्बन जलेगा। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट एनर्जी में। मतलब कोयला को जलाने से आपकी केमिकल एनर्जी किस में बदल गई, हीट एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद जब वो हीट प्रोड्यूस हुई है, उससे मैं क्या करता हूं, पानी को गर्म करता हूं, पानी को गर्म करूंगा तो वहां से स्टीम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्टीम को मैंने क्या किया, एक नैरो नोजल से पास किया, तो एक नोजल से पास करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उस समय बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसके पास क्या था, सबसे पहले केमिकल एनर्जी किसमें बदली, हीट एनर्जी में। अब जब पानी को गर्म करके स्टीम को एक नोजल से पास किया तो बहुत स्पीड से जाएगा, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस टाइम आपका हीट एनर्जी किसमें बदल गया, किसमें बदला, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब उस स्टीम को मैं किसके ऊपर फॉल करवाता हूं आगे, टरबाइन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे वो टरबाइन के ऊपर फॉल करेगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उस टरबाइन के साथ मैं क्या कनेक्ट करता हूं, एक कॉइल कनेक्ट करता हूं। ठीक है, वो कॉइल कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जब वो टरबाइन घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगी उसके साथ, जब कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वहां उसमें कॉइल में क्या आ जाएगा, करंट आएगा। ठीक है, और उस करंट को फिर हम हमारे अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे को क्या करना था, कोयला से करंट प्रोड्यूस करना, तो वही किया मैंने। तो इसको कैसे समझा, स्टेप बाय स्टेप समझा, टुकड़ों में। पहले कोयला को बर्न किया, ठीक है, फिर स्टीम वाला प्रोसेस, फिर आपको टरबाइन घुमाया, एंड देन फाइनली हमें क्या मिल गया, करंट। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको मैंने क्या है, रिड्यूस करके स्टेप बाय स्टेप समझा, तो ये क्या कहलाता है आपका, रिडक्शनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जो आपका मैक्रोस्कोपिक है ये कैसी फिजिक्स है आपकी, क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स है। और जो आपका माइक्रोस्कोपिक है ये क्या है, क्वांटम। मैक्रोस्कोपिक में हम किसकी बात करते हैं, बड़े स्तर की बात करते हैं, बड़े लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या करते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या करते हैं, छोटे स्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्रोस्कोपिक के अंदर क्या होता है आपका, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और क्या आता है, ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो आपका मैकेनिक्स है ये पोर्शन बहुत बड़ा है, ये आप किसमें पढ़ोगे, 11th के अंदर। थर्मो का कुछ पार्ट पढ़ोगे, ज्यादा नहीं पढ़ोगे आप 11th के अंदर, थर्मो बहुत कम पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दोनों किसके आपके, 11th क्लास के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये किसमें पढ़ोगे, 12th में, और ये भी किसमें पढ़ोगे, 12th क्लास में। ठीक है, तो 11th और 12th में पता है हमारे पास जितनी भी फिजिक्स है वो सारी पढ़ लेंगे ऊपर ऊपर से। ये जितना भी पोर्शन है ना, ये आपका ये और ये, छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे, मैक्रो और माइक्रो, सब कुछ पढ़ लेंगे 11th और 12th के अंदर, जितनी भी फिजिक्स है सारी आप ऊपर ऊपर से। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो सारा डेप्थ में पढ़ोगे।
उसके बाद देखो हम फिजिक्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके देखते हैं। पहले केमिस्ट्री के साथ। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर जब हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं तो किसकी हेल्प से पढ़ते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प मतलब फिजिक्स का रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ। दूसरा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? सीटी स्कैन पढ़ते हो, एक्सरे पढ़ते हो, एमआरआई पढ़ते हो। ठीक है, तो एक्सरे किसका है? फिजिक्स का ही है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी है वो भी किसके साथ रिलेट करती है? फिजिक्स के साथ रिलेट करती है। आपका मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो देखो बहुत ज्यादा यूज आता है फिजिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स को लैंग्वेज बोला जाता है फिजिक्स का। ठीक है, आपको पता ही होगा फिजिक्स क्या है। बेसिकली मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो यहाँ तक ही है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग करना। ये कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा खास नहीं आता, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो सब कुछ हम एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है, फिजिक्स के बारे में क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम वो सब जानने के लिए है। ठीक है।